मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होता है आपका एटीपी। ठीक है, तो हम मेनली पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, एटीपी का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो कहता है कि एटीपी इज द मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स यूटिलाइज फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तुमको पता है कि एटीपी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक मतलब समझो तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहता है कि एटीपी क्या होता है आपका मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स, जो कि हर जगह यूज होता है। ठीक है, या फिर मतलब कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होंगे, लिविंग बीइंग में, मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी लिविंग थिंग्स में। ठीक है, तो उन सभी में जो होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे उन सभी में किसका यूज होता है, एटीपी का। कैसे यूज होता है, एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज लार्ज मॉलिक्यूल एंड दस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सेल्स। एटीपी क्या होते हैं आपके, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वो कहाँ स्टोर होते हैं, सेल में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, मेनली इन सेल्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे मतलब स्मॉल सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह का होता है। ठीक है, उनमें खास करके एनर्जी स्टोर नहीं होता है। ठीक है, कहता है कि इन ह्यूज अमाउंट, मतलब कि देखो एनर्जी स्टोर होगा बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा कि आप 4-5 दिन तक उसको यूटिलाइज कर सको। एनर्जी स्टोर होगा, एट ए टाइम यूज होगा, एट ए टाइम स्टोर होगा, फिर यूज होगा, फिर स्टोर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। पर आप उसको चाहोगे कि स्टोर करके रख सके लार्ज अमाउंट में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और सेल में स्टोर इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर कहते हैं दिस मीन्स दैट एटीपी इज कंटिन्यूअसली बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड एट द सेम टाइम इन द सेल। अब यही बात हो गया कि अब क्या होगा, जब अगर वो स्टोर होके नहीं रह पा रहा है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब क्या हो, एक तरफ आप उसको यूज कर रहे हो, दूसरे तरफ आप उसको यूज स्टोर कर रहे हो। कहता है ना कि मतलब कि सिंपली प्रोड्यूस हुआ, यूज किया, प्रोड्यूस हुआ, यूज किया, क्योंकि स्टोर तो हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रोड्यूस होगा एटीपी, हमने यूज कर लिया, फिर से प्रोड्यूस हुआ, फिर से यूज कर लिया, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कहता है कि इन द सेल्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। कहता है कि जो सेल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी आपके स्टोर होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, बट एटीपी क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है ना, इसीलिए वो सेल में स्टोर नहीं होते। और जो आपके सेल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो जैसे कि क्या होंगे, ग्लूकोज। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, these molecules are catabolized by various enzymes within a cell and energy is liberated in the form of ATP। कहता है कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैटाबोलाइज होंगे। जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहता है ना कि these molecules are catabolized। कैटाबोलाइज होना मतलब मेनली ब्रेक डाउन होना है ना, तो ब्रेक डाउन होगा तो किसके द्वारा ब्रेक डाउन होगा, वेरियस एंजाइम्स के हेल्प पे। कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, तो सेल में ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, एन एनर्जी इज लिबरेटेड। अब एनर्जी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के साथ क्या क्या रहेगा आपका, CO2 और वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है मेन प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट के साथ में जो आता है उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ये मेनली कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, कैटाबोलाइज होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, किसके हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से। जब एंजाइम के हेल्प से सेल में ब्रेक डाउन होंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसको किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, और जो आपका एटीपी रहेगा वो अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ बाय प्रोडक्ट जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, वाटर एंड CO2। ठीक है, अब कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो एटीपी में मेनली आपका एडिनिन अटैच रहेगा जिसमें आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, राइबोज प्रेजेंट होगा जिसमें आपका पेंटोज शुगर होगा, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होगा, मतलब 3 फॉस्फेट का ग्रुप होगा। एक आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, उसके बाद आपका 3 फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, कहता है एटीपी इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड एज इट हैज 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या होता है कि एटीपी क्या होता है कि हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं इन द ट्राइफॉस्फेट यूनिट। किसमें? तो ट्राइफॉस्फेट यूनिट में। ठीक है, कहता है कि एटीपी फंक्शन एज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल एज सीन फॉर द एटीपी एडीपी साइकिल। कहता है कि एटीपी जो होता है वो फंक्शन होता है किसी भी एनर्जी का। ठीक है, सॉरी, कहता है कि एटीपी फंक्शन एज द एनर्जी। एटीपी किसके तरह फंक्शन करता है? एनर्जी के तरह। ठीक है, किसमें? सेल में। ठीक है, और कहता है कि एज सीन फ्रॉम द एटीपी एडीपी साइकिल। और इस चीज को आप कहां से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो? एटीपी और एडीपी साइकिल से। ठीक है, पहले हम देखते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एटीपी का स्ट्रक्चर आपका ये हुआ। ठीक है, कहता है कि इसमें आपका क्या बोला था? फॉस्फेट ग्रुप कितना प्रेजेंट होगा? 3 प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्रुप था ना, एडेनिन ग्रुप में क्या था? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस वाला। ठीक है, और ये क्या है बताओ? राइबोज शुगर या फिर पेंटोज शुगर, जो भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये तीनों मिलके क्या बनाता है आपका? एटीपी का स्ट्रक्चर। क्या क्या रहेगा उसमें? फॉस्फेट का 3 ग्रुप, एक राइबोज या पेंटोज का स्ट्रक्चर, दूसरा आपका एडिनिन मतलब नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तब जाके आपका क्या बनेगा? एटीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेनली इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एक पेंटोज का स्ट्रक्चर याद कर लेना, एडिनिन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, और फॉस्फेट को 3 ग्रुप में बस मेनली अटैच करना है। अब जब तीनों को एक साथ इकट्ठे करोगे तो वो क्या बनाएगा? एटीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी। एटीपी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एडिनिन पता ही है, नाइट्रोजनस बेस दैट सर्व्स एज हेड ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि ये क्या होगा? आपका हेड होगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि राइबोज शुगर, अब 5 कार्बन पेंटोज शुगर, ये क्या हुआ? आपका 5 मेंबर रिंग हुआ, इसीलिए इसको बोला गया। फिर कहता है कि एज अ एक्ट एज सेंट्रल स्काफोल्ड कनेक्टिंग द एडिनिन टू द फॉस्फेट ग्रुप। इसका काम क्या है कि जो आपका एडिनिन ग्रुप है उसको फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट करना। ठीक है, फिर आपका फॉस्फेट ग्रुप कहता है कि अ चेन ऑफ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय हाई एनर्जी बोन्स। ठीक है, अब यही बोन जब ब्रेक डाउन होंगे तो वहां से क्या होगा? आपके जब कोई भी बोन ब्रेक डाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब मान लो इसने कहा है कि अ चेन ऑफ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय हाई एनर्जी बोन्स। अब जब वो बोन्स ब्रेक होंगे तो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फेट का रोल। कहता है कि ये हो गया आपके टर्म्स एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता है कि जो एडिनोसिन बने होते हैं आपके, उसके किससे बने होते हैं? एडिनिन एंड राइबोज शुगर से। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होते हैं, मोनो मतलब क्या होता है? एक, और एडिनोसिन का मतलब एडिनोसिन ग्रुप। तो एक हो गया एडिनोसिन, एक हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या बन गया आपका? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम AMP बोलते हैं। ठीक है, उसके आपका बाद आपका आता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 फॉस्फेट का ग्रुप, तो एडिनोसिन प्लस 2। अब आया आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप क्या कहते हो? ATP। तो मेनली इसमें क्या होगा? एडिनोसिन, जिसको आप एडिनिन बोले हो, प्लस में 3 फॉस्फेट का ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है आपका ATP। अब है देखो ATP ADP साइकिल। क्या है? ATP ADP साइकिल। उसने बोला था कि जो आपका ATP ADP साइकिल में आप क्या देख सकते हो? कहता है कि ATP फंक्शन एज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल एज सीन फ्रॉम द ATP ADP साइकिल। और ये कहाँ से देख सकते हो आप? तो ATP ADP साइकिल, इसको याद रखना, अच्छे से पढ़ लेना। कहता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस, कब? जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेस लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसफर एटसेट्रा। ठीक है, कहता है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कहता है ना कि जब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा। अब जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब है कि ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब वहां से एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज जब बनने की बारी आएगी तो एनर्जी क्या होगा?
यूज होगा। अब वही यूज हुआ एनर्जी जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो रिलीज होगा। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके होंगे वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे लार्ज अमाउंट में एनर्जी, जो कि यूटिलाइज होगा, मतलब यूज होगा किसके लिए, फॉर वेरियस प्रोसेस, जो भी आपका बॉडी प्रोसेस करेगा उन सभी प्रोसेस, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीजों में आपका एनर्जी यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी का दिया है आपका कि एटीपी प्लस वाटर, H2O किसका होता है, वाटर का। तो हमने लिया जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा। एडीपी के साथ क्या बनाएगा, ये आपका बताओ, ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब है आपका ये जो एनर्जी यहाँ पे कहता है कि देखो मेनली होता है क्या कि जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये इस तरीके से बनाता है, एटीपी प्लस H2O। ठीक है, जब हमने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे बनता है आपका एडीपी प्लस फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक, और यहाँ पे आ जाता है आपका एनर्जी। ठीक है, ठीक इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ये बोलता है कि एटीपी जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया वो क्या करता है, द सेल्स मेन एनर्जी करेंसी होता है। अब यहाँ पे हमने लिया क्या, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस बोल रहा है तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ले लिया वाटर यूज टू ब्रेक द बोन, जो कि क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ा है यहाँ पे, वाटर। तो जब वाटर मिला बना, दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से देखो एक एटीपी जो है वो आपका ब्रेक डाउन, सॉरी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हुआ, हट गया वहां से। ठीक है, एटीपी में क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी क्या होता है, डाइफॉस्फेट। तो अगर ट्राइफॉस्फेट में से जब एक फॉस्फेट ग्रुप आप निकाल देते हो, जो कि आपका ये निकल गया, तो क्या बचेगा उसके पास, एडीपी बचेगा, है ना। कहता है कि आफ्टर लूजिंग वन फॉस्फेट, जब एडीपी क्या करेगा अपना, तो वो क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा। अब मान लो कि एटीपी का मतलब होता है यहाँ पे 3 फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, अब मान लो वाटर के साथ हमने रिएक्ट किया तो अब ऑब्वियस बात है ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा ना। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या होगा, इसका जो फॉस्फेट होगा वो ब्रेक डाउन होके अलग हो जाएगा, इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एडीपी प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप अलग से इनऑर्गेनिक जो ब्रेक डाउन हुआ, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो आपका 7.3 कैलोरी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको 7.3 नहीं लिखना, आप सिर्फ एनर्जी लिख दो। ठीक है, कि मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद एडीपी बनेगा, एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एनर्जी होगा। ठीक है, अब कहता है कि ये देखो ये जो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल है वो कहता है कि एनर्जी रिलीज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये जो होगा आपका यहाँ इसके ब्रेक डाउन से इतना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने के बाद। ठीक है, कहता है कि एटीपी डोनेट्स इस हाई एनर्जी फॉस्फेट टू लो एनर्जी कंपाउंड सच एज जीटीपी, एएमपी एंड एडीपी। अब आ गया ना ऊपर वाला बात कि एटीपी आपका क्या है, हाई एनर्जी फॉस्फेट है ना, सॉरी हाई रिच एनर्जी रिच कंपाउंड हुआ एटीपी। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपना एक फॉस्फोरस, इसके पास कितना फॉस्फेट ग्रुप है, 3, इसमें से एक अपना हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किसको दे देता है, लो एनर्जी कंपाउंड को। ठीक है, जैसे कि जीटीपी, एएमपी और एडीपी। हमने यहाँ पे क्या लिया था, एडीपी लिया था ना, तो एडीपी क्या हुआ आपका, लो एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसके पास 3 होता है वो ज्यादा एनर्जी रिच होगा, है ना। तो इसने अपना किसको दे दिया, एडीपी को। चाहे ये टूटता तो जीटीपी को भी दे सकता था, एएमपी को भी दे सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे हमने किसके साथ करवाया, एटीपी को H2O के साथ, इसीलिए क्या ब्रेक डाउन होके बना, एडीपी। दस मेक देम एनर्जी रिच, इसके वजह से वो भी क्या हो जाएंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटीपी ने अपना एनर्जी एडीपी को दे दिया, तो अब एटीपी का भी एनर्जी किसके पास है, एडीपी के पास है। क्लियर। अब कहता है कि 10 एडीपी फॉर्म्स एटीपी बाय एक्सेप्टिंग हाई एनर्जी फॉस्फेट। कहता है कि इसीलिए एडीपी आपका कब बनेगा, जब एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करेगा, तब जाके आपका क्या फॉर्म होगा, एडीपी फॉर्म होगा। ठीक है, मेनली अगर आपको एडीपी बनाना है
तो उसके लिए एटीपी को क्या करना पड़ेगा, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करना पड़ेगा ताकि वो क्या बना सके, एडीपी बना सके। ठीक है, अब कहता है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रीडली अवेलेबल फॉर द सेल फंक्शनिंग एंड इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड एंड रीजनरेटेड। कहता है कि जो आपका एनर्जी होता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, वो इजीली अवेलेबल होता है किसी भी फंक्शन के लिए, सेल के फंक्शन के लिए। ठीक है, और कहता है कि एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग यूटिलाइज, और आप उसको लगातार यूज करते रहते हो किस चीज के लिए, कोई भी बॉडी फंक्शन के लिए, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, और ये एनर्जी जो होगा जैसे ही यूज होगा वैसे ही रीजनरेट होगा। ठीक है, यूज होगा प्रोड्यूस होगा, यूज होगा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटीपी एडीपी साइकिल। आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एटीपी एडीपी साइकिल से, विच इज द बेसिक एनर्जी एक्सचेंज रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। जो सबसे बेसिक होता है एनर्जी का एक्सचेंज किसमें, आपके लिविंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये था एटीपी का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी। अब आया क्या आपका, सॉरी हम क्या पढ़ रहे थे, एटीपी का ऊपर जो था उसमें ये दिखाया कि कैसे एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा आएगा क्या, एटीपी एडीपी साइकिल। ठीक है, कहता है कि एटीपी इज प्रोड्यूस इन वेरी हाई रेट एंड अमाउंट। कहता है कि एटीपी, अब ऑब्वियस सी बात है एटीपी ही बेसिक है क्योंकि वो हर चीज में यूज होता है, इसलिए एटीपी क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर कहता है कि इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम एटीपी फंक्शंस एज एन एनर्जी लिंक बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये एटीपी जो है वो दो, जैसे कैटाबॉलिज्म रिएक्शन और एनाबॉलिज्म रिएक्शन है ना, उन दोनों के बीच में लिंक कौन क्रिएट करता है, एटीपी। कैसे, क्योंकि उसको पता है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होता है, यूज होता है ना। तो मान लो कि अब जब ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा क्या, एटीपी एडीपी साइकिल अलोंग विथ सोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो इसको समझने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि एटीपी सिंथेसिस प्रोडक्शन एनर्जी स्टोरेज। एटीपी सिंथेसिस मतलब कि क्या हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन। सिंपली बात, एटीपी को हम सिंथेसाइज क्यों करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो कहता है कि एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन अ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। अब एटीपी से अगर एडीपी बन सकता है तो एडीपी से भी एटीपी बन सकता है ना। तो यही चीज बोल रहा है ये कि एनर्जी स्टोर करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू एडीपी। कहाँ पे ऐड करेंगे हम इसको, एडीपी में, ताकि हम क्या बना सके, एटीपी। ठीक है, कहता है कि दिस अकर्स मेनली इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, द मेजर पाथवे ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कहता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मेजर पाथवे होता है किसका, एटीपी फॉर्मेशन का, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कब, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या होगा, एक होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा होगा आपका सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव वाले में क्या था कि आपका जो एनर्जी फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कब होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, दूसरा है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा, ना सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होगा। सिंपली क्या होगा कि आपका डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल से आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। एक में क्या था, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्प लेना पड़ रहा था, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे हो रहा था। यहाँ पे क्या है, सिंपली ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल से आप क्या कर सकते हो, एटीपी जनरेट कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा यही चीज, यहाँ पे हो रहा है क्या कि एटीपी से आपका क्या बनेगा, देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंपल समझो। एटीपी से एडीपी बनेगा, एडीपी से भी एटीपी बन सकता है, इसीलिए मान लो कि एडीपी से एटीपी बनेगा, एटीपी से एडीपी बनेगा, सिंपल। इसमें आपका होगा एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा होगा आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव वाले में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है ना, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कब होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपली
ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल से फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब है कि जब आपका क्या होता है कि एटीपी जो है वो यूटिलाइज होता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो एटीपी जो यूटिलाइज होगा, यूज होगा, क्यों होगा, है ना। तो एटीपी मान लो यहाँ से जो आपका ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है वो किन किन चीजों में यूज होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, बायोसिंथेसिस एंड फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, तो एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एटीपी एक तरफ से प्रोड्यूस हुआ, दूसरी तरफ यूज हो रहा है। क्लियर। अब है आपका यहाँ पे सेम चीज बता रहा है कि एटीपी H2O, एटीपी से क्या बनेगा आपका एडीपी बनेगा, वही सेम ऊपर वाला चीज। ठीक है, अब है यहाँ पे कि ये सारा चीज आपका जैसे मूवमेंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए और फॉस्फोराइलेशन के लिए आपका यूज हो रहा है। तीसरा है आपका फॉस्फोक्रिएटिन बफर सिस्टम। यहाँ पे देखो बार बार एक चीज यूज हुआ है, क्रिएटिन। ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन हुआ ना 2 बार यूज। अब इसी चीज के बारे में आपको यहाँ बता रहा है कि द बॉडी यूजेस अ रैपिड बैकअप एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्विंग फॉस्फोक्रिएटिन। कहता है कि आपका जो बॉडी होता है एक रैपिड बैकअप सिस्टम रखता है। ठीक है, मान लो कि अब एनर्जी अगर इन केस नहीं जनरेट हो पा रहा है तो आपके लिए बैकअप क्या है, हाँ, तो यही बैकअप का सिस्टम का काम कौन करेगा, फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, अब हर चीज का देखो बैकअप होता है ना, जैसे मान लो कि कुछ भी काम करते हो तो अगर ये नहीं हुआ तो ये सही है ना, तो वही बैकअप सिस्टम है क्या, फॉस्फोक्रिएटिन। कहता है कि व्हेन एटीपी इज एबेंडेंट, जब एटीपी एबेंडेंट होता है मतलब एटीपी का जब यूज नहीं होता है। ठीक है, एटीपी का यूज जब हम अवॉइड करते हैं तो वो कंडीशन है, और एक कंडीशन है जब हम एटीपी का क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, जब डिमांड होता है। ठीक है, तो जब आपका एबंडेंट होता है तो कहता है फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड टू क्रिएटिन एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो फॉस्फेट क्या होता है, अब जो देखो फॉस्फेट क्या होता है, हाई रिच एनर्जी कंपाउंड होता है। अब वही फॉस्फेट जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, क्रिएटिन में। क्रिएटिन क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कब, जब एटीपी का यूज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, डिमांड नहीं होता है। अब दूसरा कंडीशन है आपका कि जब आपका एटीपी का डिमांड राइज होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि फॉस्फोक्रिएटिन डोनेट्स फॉस्फो टू एडीपी टू क्विकली रीजनरेट एटीपी। अब यही स्टोर्ड एनर्जी जो है वो क्या होगा, डोनेट करेगा किसको, फॉस्फेट को, ताकि एडीपी जो है वो क्विकली क्या करे, रीजनरेट कर सके एटीपी को। समझ गए। वो क्या करता है कि जब डिमांड नहीं होता है तो स्टोर करके रख लेता है, जब डिमांड होता है तो वो दे देता। सिंपल। ठीक है, जैसे फॉस्फेट क्रिएटिन में कन्वर्ट हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि एडीपी जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, फिर कहता है कि दिस प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। अब देखो ये प्रोसेस को अगर आपको फास्टली करना है, मतलब बहुत फास्टली आपको एनर्जी को रीजनरेट करना हो, जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कैटालाइज्ड। कौन सा एंजाइम का यूज करोगे, क्रिएटिन काइनेज। ठीक है, एंड इज नॉट स्ट्रिक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या कहता है कि एंड इज नॉट स्ट्रिक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये किस में नहीं होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में नहीं होगा। ये किस में होगा, जो आपका एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से लेके सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, ये उसमें यूज होगा, सबस्ट्रेट लेवल वाले में नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि इट इज कंसिडर रैपिड एनर्जी बफरिंग सिस्टम। क्योंकि इसमें बफर का यूज हो रहा है इसीलिए इसको रैपिड एनर्जी बफर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही था आपका कि यहाँ पे क्या करता है, फॉस्फेट जो है वो क्रिएटिन में चेंज हो रहा है, और यही क्रिएटिन जब फॉस्फेट को जरूरत होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, कौन करेगा, एडीपी करेगा। ठीक है, तो यही था क्या आपका एटीपी एडीपी साइकिल। एटीपी एडीपी साइकिल में सिंपली समझो कि सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जो कि कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होगा। दूसरा है आपका सबस्ट्रेट लेवल, जो कि कब होगा, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल से। ठीक है, क्लियर। अब है कि मान लो कि अब ऑक्सीडेटिव एनर्जी का रिलीज हो गया,
अब एनर्जी एक तरफ प्रोड्यूस होगा, एक तरफ यूज होगा। तो अब यूज होगा तो किस में यूज होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, बायोसिंथेसिस हो गया एंड फॉस्फोराइलेशन हो गया। इन चारों चीजों में यूज हो गया, ठीक है। अब ये यहां तक का खत्म है। अब मान लो कि जब हमको एटीपी का रिक्वायरमेंट जो है वो लेस होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा? ये एटीपी जो है आपका फॉस्फोरस है वो किस में चेंज हो जाएगा? क्रिएटिन में चेंज हो जाएगा। अब क्रिएटिन क्या करेगा? यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। और कब ये देगा? जब एटीपी का एनर्जी का डिमांड होगा। क्लियर? यही चीज ये बताने का आपको ट्राई कर रहा है, ठीक है, कि जब एनर्जी का डिमांड नहीं होगा उसको स्टोर कर लेगा कौन? क्रिएटिन। और जब होगा डिमांड तो उसको फिर से फॉस्फेट में कन्वर्ट करके एडीपी को दे देगा ताकि एडीपी एटीपी जनरेट कर सके, ठीक है। चलो अब कहता है तुम्हारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, ठीक है। कहता है ये इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, बायोएनर्जेटिक खत्म होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। कहता है कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। एटीपी इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होता है? मेन एनर्जी करेंसी होता है किसी भी सेल का, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले इसका यूज किस में होगा? मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में। कहता है कि पावर्स एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा? मतलब कोई भी चीज जब आपका बिल्डिंग हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसमें भी आपका एटीपी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। दूसरा यूज है ड्राइव्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। क्या करता है? ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी चीज को मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है। उसके लिए भी एनर्जी का जरूरत है। उसके बाद है आपका ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका आ गया कि सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, ठीक है। कोई चीज को मूव करने के लिए या किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट। कहता है रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मतलब मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हेल्प इन साइटोस्केलेटन असेंबली और डिसेंबली। साइटोस्केलेटन असेंबली होता है, साइटोस्केलेटन होता है इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इनसाइड द सेल दैट गिव्स अ शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। तो मेनली जो आपका बॉडी जो मूव करता है, आपके बॉडी को जो सपोर्ट मिला है वो किससे मिला है? साइटोस्केलेटन। ऑब्वियस बात है, बोन्स जो है वही आपको सपोर्ट देते हैं ना, है ना। तो यही चीज क्या करता है कि ये हेल्प करता है साइटोस्केलेटन के असेंबली में और डिसेंबली में। असेंबली और डिसेंबली क्या होगा मतलब बताओ? असेंबली क्या होता है? कोई चीज को बनाने, कोई चीज को है ना एक असेंबल करते हैं हम तरीका से। आपका स्केलेटन सिस्टम क्या है? असेंबल्ड है प्रॉपरली, है ना। अगर उसमें से जरा सा इधर उधर डिसेबिलिटी हो गया तो क्या हो गया? फंक्शन बंद हो जाएगा, है ना। तो यही चीज कह रहा है कि आपके साइटोस्केलेटन के असेंबली या डिसेंबली दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एटीपी। अगर प्रॉपर एनर्जी में एटीपी नहीं पहुंचा तो डिसेबिलिटी हो जाएगा, है ना। और पहुंचा तो वो प्रॉपर क्या रहेगा? अरेंज रहेगा, ठीक है, असेंबल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब है आपका कि सपोर्ट्स लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। लोकोमोशन का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हो, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी रिस्पॉन्सिबल है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? उसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की, एनर्जी की, ठीक है। अब है तीसरा इसका यूज है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होगा? एटीपी इज नॉट जस्ट एनर्जी, इट ऑल्सो एक्ट इन सिग्नलिंग। एटीपी जो है एनर्जी का काम तो करता ही है, साथ में सिग्नलिंग का भी काम करता है, ठीक है। कैसे? तो पहला है आपका एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग, दूसरा है आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। कहता है एक्ट एज प्यूरी एनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करता है? एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग में एक्ट कैसे करता है? तो बाय प्यूरी एनर्जिक रिसेप्टर का हेल्प लेके सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है? जो सेल के बाहर होता है, तो वहां पे सिग्नल का पहुंचाने का काम करता है एटीपी। किसके हेल्प से? प्यूरी एनर्जिक रिसेप्टर के हेल्प से, ठीक है। अब कहता है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैसे करेगा? प्रोवाइड फॉस्फेट ग्रुप फॉर फॉस्फोराइलेशन
रिएक्शन फॉस्फेट ग्रुप को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है एटीपी के पास, तो इसीलिए वो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए फॉस्फेट ग्रुप को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब चौथा आपका लिंक टू सीएमपी। ठीक है, इसका लिंक किससे है? सीएमपी। सीएमपी आपका जो हो गया, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएमपी। सी का मतलब क्या हो जाएगा? एएमपी का मतलब हाँ, तो वो हो गया, सी का मतलब हो गया यहाँ पे साइक्लिक। ठीक है, कहता है कि एएमपी बाय द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज। कैसे करेगा? तो एंजाइम का हेल्प लेगा। कौन सा एंजाइम? एडिनाइल साइक्लेज। सीएमपी देन एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। सीएमपी जो है वो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर पाथवे। क्या करता है? इंट्रासेलुलर पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करता है। किसके हेल्प से? तो प्रोटीन काइनेज ए के हेल्प से। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट टॉपिक है तुम्हारा ये क्या? सीएमपी, जिसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि सीएमपी इज अ सेकेंड मैसेंजर। क्या होता है? सेकेंड मैसेंजर होता है डेट कैरी सिग्नल इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब इंट्रासेलर, है ना। कहता है कि फॉर्म्ड फ्रॉम एटीपी। कहां से बनता है? कहां से फॉर्म होता है? एटीपी से। एक्टिवेट इंट्रासेलुलर प्रोटीन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो होता है उसको क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम होता है। तीन चीज इसके बारे में जान लिया कि सेकेंड मैसेंजर होता है जो कि क्या करता है? सिग्नल को सेल तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा एटीपी से बना है। तीसरा प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ सीएमपी कैसे काम करता है। तो कहता है सबसे पहले आपका एक इसका है जी प्रोटीन पाथवे। ठीक है, इसमें कहता है आपका कि स्टेप वाइज प्रोसेस अगर देखो तो हार्मोन बाइंड रिसेप्टर। इसमें क्या करता है कि हार्मोन्स क्या करता है? बाइंड करता है किस पे? रिसेप्टर्स पे। फिर कहता है एक्टिवेट जी प्रोटीन। क्या करता है? किसको एक्टिवेट करता है? जी प्रोटीन को। ठीक है, कहता है जीटीपी को क्या जीटीपी को किस में एक्सचेंज करता है? जीटीपी में। जो मतलब कि मेनली क्या करेगा? एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन का काम करता है। ठीक है, फिर कहता है कि जी प्रोटीन एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज। अब देखो जी प्रोटीन जो होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा? एडिनाइल साइक्लेज को। फिर क्या होगा? एटीपी किस में चेंज हो जाएगा? सीएमपी में। और सीएमपी क्या एक्टिवेट करेगा? प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, यही इसका मेनली प्रोसेस है कि प्रोटीन काइनेज ए देन फॉस्फोराइलेट्स प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। फिर आपका कहता है कि फॉस्फोराइलेट्स मींस द प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पे किया होगा। फॉस्फोराइलेट का मतलब क्या होता है? ये टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो तुमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपका प्रोटीन काइनेज जो होता है वो फॉस्फोराइलेट प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन काइनेज ए देन फॉस्फोराइलेट्स प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, आपका जो प्रोटीन काइनेज होता है वो किस में टर्न हो जाता है? फॉस्फोराइलेट प्रोटीन में, जो कि क्या काम करता है? सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। दूसरा आपका है फॉस्फोराइलेट्स मींस द प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। कोई भी फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड करोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टू अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेट्स। कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। इसी प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन भी बोलेंगे। ठीक है, अब जी प्रोटीन का मतलब यहाँ पे जो आपने जी प्रोटीन देखा उसका मतलब हुआ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड मैंने ये सब पढ़ाया था तुम लोग को पहले ही। आरएनए जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम ये सब पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तुम लोग को याद नहीं होगा वो अलग बात है। अब है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सीएमपी। सीएमपी का बायोलॉजिकल फंक्शन कहता है कि इट वर्क्स एज सेकेंडरी मैसेंजर व्हिच हेल्प इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, सिग्नलिंग का काम करता है। कहता है कि द हार्मोन्स आर अनेबल टू पास थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर लाइक सीएमपी। क्या होता है कि हार्मोन्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो किसका हेल्प कर लेते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर का, जैसे कि सीएमपी। कहते हैं सीएमपी बाइंड्स टू आयन चैनल एंड रेगुलेट द पासेज ऑफ स्पेसिफिक आयन
थ्रू इट। कहता है कि CMP क्या होता है कि बाइंड होता है किस पे, आयन चैनल पे, जो कि रेगुलेट करता है आयंस को आप आने जाने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है। मान लो मेनली कहता है कि अगर आयन के चैनल पे बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो आयंस का पासेज होगा उसको क्या करेगा, वो करवाएगा कि मतलब आयन जो है वो पास कर पाए, ठीक है। इसलिए वो किस पे बाइंड होता है, जाके आयन चैनल पे, क्योंकि जो चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे वो किससे होंगे, सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि आपका क्या है, CMP। तो उसमें आपका आयन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर आपका होता है कि इट ऑल्सो हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम। प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, CMP। इट एक्टिवेट्स द कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो ये हुआ आपका CMP का वर्क, ठीक है। ATP ADP साइकिल, ये CMP, ये सब पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि पूछेगा ये सब, ठीक। चलो।